नमस्कार, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकार जॉब न्यूज में। महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, आप देख रहे हैं कि करके इन सब पर बात करेंगे, तमाम इंपॉर्टेंट मुद्दों पर। ओके, शुरू करते हैं बिना देर के हुए। और सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि बेसिक मेंबरशिप और ISPCS मेंबरशिप में बहुत भयानक डिस्काउंट चल रहा है। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। लिमिटेड डिस्काउंट है, 150 में बेसिक मेंबरशिप और 250 में ISPCS का मेंबरशिप मिल रहा है। ओके, करंट फोर्स की तैयारी यहाँ शानदार होती है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने? डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। क्या नाम है? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो 19 फरवरी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है उप प्रमुख के तौर पर। और उनका अनुभव चीन और पाकिस्तान से लगी हुई सीमाओं पर बहुत बेहतरीन है, सैन्य अनुभव है। और उत्तरी कमान के जनरल ऑफिस कमांड इन चीफ के रूप में काम कर चुके हैं। उन्होंने किसकी जगह ली है? इससे पहले डिप्टी चीफ कौन थे इंडियन आर्मी के? तो थे लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार। अब उन्होंने ज्वाइन किया है उत्तरी कमांड के चीफ के तौर पर। ठीक है, उनकी जगह ये आ गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो ये अब हो गए। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज पांडे, वो 31 मई 2024 को रिटायर हो रहे हैं। तो उसके बाद सेना प्रमुख बनने की होड़ में सबसे आगे जो अभी डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी, वो सबसे आगे हैं। ओके, इंपॉर्टेंट बात। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी चर्चा आजकल अखबारों में खूब चल रही है। क्वेश्चन होगा, स्वर्ग का मार्ग यानी रोड टू हेवन भारत में किस जगह स्थित सड़क को कहा जा रहा है? आंसर होगा इसका कच्छ का रण। ओके, कच्छ का रण। द हिंदू ने इस पर एक वीडियो भी पूरा अपनी वेबसाइट पे बताया है और पूरा डिटेल में इसके बारे में एक आर्टिकल भी है द हिंदू में। और भी कई न्यूज़पेपर ने इसके बारे में लिखा है। अभी हाल ही में ये 19 फरवरी का ये वीडियो और आर्टिकल देख रहे हैं द हिंदू का। ठीक है, तो ये रोड टू हेवन जो है ना, भारत की सबसे नई दर्शनीय सड़क है। कहाँ पर है? गुजरात में। एक बार मैप के जरिए में दिखाते। तो ये रहा गुजरात, प्यारा भारत है और ये गुजरात है। और कच्छ का जो रण है वो यहाँ पर स्थित है, इस इलाके में। ठीक है, गुजरात के। तो यहीं पर करीब 30 किलोमीटर लंबी सड़क है जो गुजरात में कच्छ के रण में है। और खावड़ा को धोलावीरा जो एक ऐतिहासिक स्थल है उसको जोड़ता है। और ये खास बात है, इस सड़क को मूल रूप से 2019 में मंजूरी दी गई थी। 2023 में ये पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था, लेकिन अब इसका नाम स्वर्ग का मार्ग यानी रोड टू हेवन हो गया है और इसी नाम से पुकारा जा रहा है। ठीक है, क्या मतलब हुआ, क्यों कहा जा रहा है? देखिए, कच्छ का जो रण है वो नमक का रेगिस्तान है और इसे दुनिया के सबसे बड़े नमक रेगिस्तानों में से एक माना जाता है। और यहीं पर ये रोड है। तो होता क्या है कि दोनों तरफ नमक के पूरे रेगिस्तान है, हर तरफ सफ़ेदी नज़र आती है। ठीक है, देखिए घडोली से संतलपुर तक 278 किलोमीटर लंबा एक नेशनल हाईवे है। उसी में ये 30 किलोमीटर का ये सफ़ेद रेगिस्तान और झील से होकर गुजरता है। तो कच्छ का जो रण है उसका झील भी है, झील के बीचों बीच से। और ज़्यादातर हिस्सा ये नमक जो चारों तरफ मतलब पूरा सफ़ेद ही सफ़ेद नज़र आता है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं, या तमाम जो न्यूज़पेपर है, लोग भी हैं, वो इसको स्वर्ग का मार्ग या कहें रोड टू हेवन कह रहे हैं। ठीक है, तो ये धोलावीरा जो है ना वो ऐतिहासिक स्थल, वहाँ तक पहुँचने का एक इम्पॉर्टेंट ये जगह है। तो द हिंदू ने और भी कई अखबारों ने ये सब कुछ पॉइंट लिखे हैं जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, मैंने बताया। अच्छा, ये रास्ता जो है धोलावीरा तक पहुँचने का एक इम्पॉर्टेंट ये मार्ग भी है। मतलब धोलावीरा से और आगे भी बढ़ सकते हैं इस रोड के जरिए। धोलावीरा के बारे में जानते हैं आप, कच्छ जिले में स्थित है। पुरातात्विक स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता और प्राचीन विशाल ये शहर रहा है, उसी का हिस्सा सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, और इसको ये भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि करंट अफेयर्स की तैयारी यानी एग्जाम गेम चेंजर यहाँ पर है करंट अफेयर्स।
और पिछले तमाम एग्जामिनेशन में लगातार टकराते रहे क्वेश्चन। तो चाहे IAS PCS हो, रेलवे हो, SSC, पुलिस, स्टेट SSC, टीचर, इन सब एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स की तैयारी यहाँ पर शानदार होती है। 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है और भी छूट चल रही है मात्र 25,000 स्टूडेंट के लिए 6 मंथ का ये मेंबरशिप प्लान है करंट अफेयर्स का। ये है तमाम जो SSC, स्टेट SSC, पुलिस, रेलवे, क्लर्क, टीचर, इन सब एग्जामिनेशन के लिए। दूसरा IAS PCS एग्जामिनेशन और ये 250 में है और 15,000 स्टूडेंट के लिए 6 मंथ का करंट अफेयर्स। ओके, इसमें 6 मंथ का मतलब 6 मंथ ही नहीं होता है। जैसे IAS PCS की बात करेंगे तो पिछले 2 सालों यानी 2022-23 का भी करंट अफेयर्स का कंटेंट मिलता है, टेस्ट मिलता है और पिछले साल का वीडियो भी मिल जाता है। और अगले 6 मंथ तक आपको ये सब मिलेगा, PDF वीडियो, मॉक टेस्ट, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, ये सब। ओके, PDF टेस्ट वगैरह सब कुछ मिलेंगे। एग्जाम वाइज टेस्ट सीरीज भी मिलेगा अलग अलग एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो या ऐसे स्टेट PCS एग्जामिनेशन हो, चाहे बिहार हो, UP हो, MP हो, वगैरह वगैरह तमाम राज्यों के आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिएगा जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, और बेसिक मेंबरशिप प्लान है, उसमें मैंने बताया कि इन सब जो टेस्ट है, PDF है, मॉक टेस्ट, ये सब होता है और तमाम SSC, टीचर, रेलवे, इन सब एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है आपके लिए। और संबंधित एग्जाम का टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल कराया जाता है। ये है एड ऑन, मतलब आप तैयारी देने जा रहे हैं, कर रहे हैं, एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो उससे पहले आप टेस्ट को ऐप में अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। देखिएगा जरूर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024। देखिए वैसे तो जनवरी में जारी होता है लेकिन ये फरवरी में जारी हुआ है, तो जनवरी फरवरी कह सकते हैं आप। तो इसमें जारी उसके अनुसार दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में पहला स्थान किस देश को मिला है, किन देशों को मिला है, इनमें से क्या आंसर होगा। आंसर है उपरोक्त सभी, यानी पहले स्थान पर है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। ठीक है, तो 6 देश हैं, इन सबको फर्स्ट रैंक मिला है। और ये जो इंडेक्स है साल में 2 बार जारी होता है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। अक्सर एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चन आते हैं, तो महत्वपूर्ण बात है। एक जारी होता है जनवरी में, जो इस बार थोड़ा डिले हुआ, फरवरी तक आया है, और एक जुलाई में आता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं जो टॉप 5 हैं, जो टॉप 5 रैंक है उनमें कौन कौन से देश हैं, उन सब के बारे में एक बार लिस्ट देख लेते हैं। तो नंबर 1 ये रहा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। और यहाँ के लोग 194 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। दूसरे स्थान पर फिनलैंड, नीदरलैंड, साउथ कोरिया, स्वीडन है। यहाँ के लोग 193 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। तीसरा स्थान है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड, लक्समबर्ग और यूनाइटेड किंगडम। यहाँ के नागरिक 192 कंट्रीज में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। चौथा स्थान है बेल्जियम, नॉर्वे और पुर्तगाल का। यहाँ के लोग 191 देशों में बिना वीज़ा की यात्रा कर सकते हैं। 5वां स्थान है ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, माल्टा, न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड। यहाँ के लोग 190 देशों में बिना वीज़ा की यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, आगे बताएंगे हम आपको कि भारत का क्या स्थान है। वैसे अगर सबसे कमज़ोर पासपोर्ट की लिस्ट देखेंगे तो 109वें स्थान पर है अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये साल में 2 बार जारी होती है, ये रैंकिंग इंपॉर्टेंट है ये रैंकिंग। और पाकिस्तान पड़ोसी देश की बात करेंगे तो 106 रैंक है पाकिस्तान की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जनवरी फरवरी में जारी हुआ, तो उसके अनुसार दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में भारत की रैंक क्या है, इंडिया की रैंकिंग क्या है। आंसर होगा 85 रैंक है इंडिया की। देख रहे हैं आप, पिछली बार कुछ बेहतर थी रैंकिंग, इस बार 85 है। और इस बार जो रैंकिंग है उसके मुताबिक 62 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं हम लोग। ठीक, कितना? 62 देशों में। अच्छा, पिछली बार यानी जुलाई 2023 में जो रैंकिंग जारी हुई थी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, उसमें भारत की रैंकिंग 80 थी। अभी कितना है? हम लोग की रैंकिंग 85 है। लेकिन पिछली बार हम 57 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री यात्रा कर रहे थे, इस बार संख्या थोड़ी बढ़ी है, 62 देशों में हम वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रैंकिंग वीज़ा फ्री यात्रा का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और आप बस उस देश में उतर जाएं, वहाँ कुछ मामूली फॉर्मेलिटीज़ होती हैं
वीज़ा ऑन अराइवल भी होता है, तो वो करेंगे आप, उसके बाद आपको एंट्री उस देश में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आसान होता है। नहीं तो क्या होता है कि वीज़ा के लिए बहुत पहले आप अप्लाई कीजिए दूतावास में, और फिर इंटरव्यू वगैरह होते हैं, उसका पूरी स्क्रीनिंग होती है, तब जाकर वीज़ा मिलता है। यहाँ पर बिना वीज़ा के आप उस देश में पहुँच सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कुछ पड़ोसी देश की बात करेंगे तो चीन की रैंकिंग 64 है, बांग्लादेश की 102 रैंक है, श्रीलंका की 101 है, नेपाल की 103 है, पाकिस्तान की 106 है, म्यांमार की 97, भूटान की 92 रैंक है। चलें अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, उससे पहले एक और बात बताऊं कि ये रैंकिंग तय कैसे होती है। तो कौन तय करता है? तो लंदन बेस्ड ग्लोबल सिटीजनशिप एंड रेजिडेंस एडवाइजरी फर्म है ये, हेनली एंड पार्टनर्स, तो उसके द्वारा जारी होता है। और इसके लिए आंकड़ा कहाँ से लिया जाता है, डेटा कहाँ से लिया जाता है? तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, उसके डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। और ये रिपोर्ट बनाते समय ये देखा जाता है कि देश के पासपोर्ट का उपयोग करके कितने देशों में बिना वीज़ा के वहाँ के नागरिक वहाँ पहुँचे हैं। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला ऑर्थोडॉक्स ईसाई देश कौन है? आंसर होगा ग्रीस है। ठीक है, न्यूज़ देख रहे हैं आप। ग्रीस बिकम फर्स्ट ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री टू लीगलाइज सेम सेक्स सिविल मैरिज। ओके, तो ग्रीस की संसद ने 15 फरवरी को ये समलैंगिक नागरिक विवाह की अनुमति देने का, और इसके अलावा खास बात है कि समलैंगिक जोड़ों को समान माता पिता का अधिकार देने वाला विधेयक मंजूर हुआ है। तो अब ऐसा करते हैं कि ग्रीस को मैप में देख लेते हैं, फिर और डिटेल में आपको समझाएंगे। प्यारा भारत है अपना, और अब चलना होगा यूरोप में। यूरोप में है ग्रीस, इसको यूनान भी कहते हैं आमतौर पर। तो ये यूरोप है, यहाँ पर ये ग्रीस देख रहे हैं आप, और इसकी सीमा किस किस से लग रही है? इधर तुर्की से लग रही है, बुल्गारिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, इन सब से लग रही है। और यहाँ पर जो है ना वो है मेडिटेरियन सी, यानी भूमध्य सागर है ये। ओके, और ये ग्रीस है, यूनान कहिए इसको, यहाँ के लोग यूनानी भी कहे जाते रहे हैं। ओके, यहाँ की राजधानी है एथेंस। ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस। मुद्रा है यूरो, जो यूरोपीय कई सारे देश इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के राष्ट्रपति हैं कतेरीना सकेलारोपोलू, ये हैं राष्ट्रपति यहाँ पर। तो यहीं पर सेम सेक्स मैरिज की इजाज़त दे दी जा चुकी है। ओके, और इसके लिए बहुत लंबे समय से वहाँ के लोग डिमांड कर रहे थे। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम है क्यारिकोस मित्सोटाकिस। तो उन्होंने ऐलान किया है कि ग्रीस जो है ना वो विवाह समानता कानून बनाने वाला यूरोपीय संघ का 16वां देश बन गया है, उस पर गर्व है इनको। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे कि यूरोप में तो ज़्यादातर ईसाई देश हैं, तो ये पहला ऑर्थोडॉक्स ईसाई देश का क्या मतलब हो गया? देखिए, ईसाई धर्म में 3 प्रमुख शाखाएं हैं, एक कैथोलिक, एक है प्रोटेस्टेंट, और तीसरा है ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, तो ये ऑर्थोडॉक्स ईसाई देश अपने आप को कहता है ये ग्रीस। ठीक है, क्लियर होगी बात। बाकी जो है वो अलग अलग शाखाओं को पूरी तरह से मानते हैं। यहाँ ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियनिटी है वो माना जाता है। इसमें क्या होता है, रूढ़िवादी, इसमें इससे जुड़े हुए कई देश हैं, जैसे ज़्यादातर रूस में भी है, और भी कई सारे यूरोपीय देशों में ऑर्थोडॉक्स चर्च है, और उस चर्च की बड़ी ही बड़ा दबदबा होता है। जैसे ग्रीस में भी ऑर्थोडॉक्स जो चर्च हैं वो उन सब ने इसका विरोध किया था। चर्च के प्रमुख का कहना था कि ये कदम ग्रीस की सामाजिक एकता को बर्बाद कर देगा। चर्च के विरोध के बावजूद यहाँ पर संसद ने समलैंगिकों के हक में फैसला सुनाया। ठीक है, तो ये क्या अधिकार देता है ये कानून? तो देखिए, ये कानून जो है ना वो समलैंगिक जोड़ों को शादी करने, बच्चा गोद लेने का अधिकार देता है। और ग्रीस में विवाह समानता के लिए LGBT समुदाय दशकों से ये अभियान चला रहे थे। ओके, तो अब सवाल ये भी हो कि समलैंगिकता होती क्या है? देखिए, जब सेम सेक्स यानी पुरुष या महिला से आकर्षण हो,
उसको समलैंगिकता या होमोसेक्सुअल कहते हैं। इस स्थिति में लोग सेम सेक्स वाले के प्रति आकर्षित होते हैं। ठीक है, और कई सारे देश हैं जहाँ पर समलैंगिक विवाह को मान्यता मिली हुई है। वैसे अगर बात करेंगे कि समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला देश कौन सा रहा है, तो नीदरलैंड्स रहा है। 2001 में सेम सेक्स मैरिज को लीगल किया गया था। हालांकि डेनमार्क में उससे पहले से ही वहाँ पर डोमेस्टिक पार्टनर के तौर पर रजिस्टर करने की परमिशन थी, लेकिन औपचारिक कानून नहीं था। ठीक है, 2012 में डेनमार्क ने भी कानून बनाया। इसके अलावा कनाडा, स्पेन, साउथ अफ्रीका, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, पुर्तगाल, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इंग्लैंड, वेल्स, कोस्टारिका, ताइवान जैसे देश भी शामिल हैं। भारत में समलैंगिकता की क्या स्थिति है, उनकी कानूनी मान्यता। तो देखिए, भारत में समलैंगिकता तो उसको कानूनी मानता है, समलैंगिकता को, लेकिन मैरिज रजिस्टर करने की अनुमति नहीं है। 17 अक्टूबर को 2023 को 5 जजों की संविधान पीठ ने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था। तो ये मुद्दा भी आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, पसंद आ रहा हो लाइक बटन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों को, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को कर लें, और बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मैच फिक्सिंग के आरोप में यूनाइटेड किंगडम के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया? आंसर होगा 17.5 साल। रिजवान जावेद जो है वो इंग्लैंड के क्लब क्रिकेट प्लेयर हैं, और 2021 में आबू धाबी T10 लीग हुआ था। T10 लीग, 20 नहीं, T10 लीग हुआ था। उसी के दौरान मैच फिक्सिंग के आरोप लगे थे और फिर इंक्वायरी हुई थी। तो इस वजह से क्या है कि अब आईसीसी ने 15 फरवरी को 2024 में भी सभी तरह के क्रिकेट के फॉर्मेट से 17.5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप, यूके क्लब क्रिकेट। अगला क्वेश्चन, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। आंसर का 20 फरवरी को। सामाजिक न्याय का मतलब क्या हुआ? सामाजिक न्याय का मतलब हुआ कि नेतृत्व में, नौकरी में, और मतलब सामाजिक क्षेत्र में जो पिछड़े लोग हैं उनको भी बराबरी का दर्जा मिले, उनको भी बराबरी का मौका मिलना चाहिए, वो कहते हैं सामाजिक न्याय। ठीक है, तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को 2007 में घोषित किया था और पहली बार 2008 में मनाया गया था। ठीक है, तो अब हर साल संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 20 फरवरी को मनाया जाता है, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। अगला क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती वर्ष 2024 में कब मनाई गई? आंसर होगा 19 फरवरी को। ठीक है, इस बार 394th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई उनकी। छत्रपति शिवाजी महाराज, मूल नाम था उनका शिवाजी भोसले। वो भारत के एक महान राजा, रणनीतिकार थे, जिन्होंने 1674 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी, और इसके लिए उन्होंने मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब से संघर्ष किया था काफ़ी वक्त तक। ठीक है, उनका राज्याभिषेक हुआ था छत्रपति के तौर पर, राजा के तौर पर 1674 में रायगढ़ में, और वो छत्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन, विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पेंगोलिन डे। आंसर का फरवरी का तीसरा शनिवार, और 2024 में वो दिन कौन सा है? तो 17 फरवरी को। ठीक है, उद्देश्य ये कि जो ये तो वैसे स्तनधारी ये जीव है, तो इसके बारे में जागरूकता फैलाना, और ये लुप्त प्राय सी स्थिति है इसकी। इसके शरीर पर केराटिन के बने हुए स्केल होते हैं और वो संरचना होती है, इससे ये अपनी रक्षा करता है। ठीक है, ये अफ्रीका और एशिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, और पेंगोलिन की जो जीभ है वो उसकी शरीर से भी लंबी हो जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी SHC दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 19 फरवरी को। ओके, 19 फरवरी को ये मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का आरंभ किया था, शुभारंभ किया था। तो ये ज़रूरी है, मृदा स्वास्थ्य मतलब मिट्टी का जो स्वास्थ्य वो कैसा है, ताकि पौधे जो है ना वो पनप सके, बेहतर हो सके, फसल हमारी बेहतर हो सके, इसके लिए। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और हाँ, आपको बताऊं कि कल का जो करंट अफेयर्स आएगा उसमें बिहार का बजट को लेकर हम स्पेशल कंटेंट भी देंगे। कई सारे जो रेगुलर जो करंट अफेयर्स होते हैं वो तो होंगे ही, साथ में बिहार बजट पर भी हम कंटेंट देंगे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ओके, मिलते हैं कल, बाय।